नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अब आहट नहीं, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। दोनों राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक ही दिन में रिकॉर्ड उछाल दर्ज की गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 86% तो मुंबई में 82% संक्रमित बढ़े हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों में भी देश भर में अगर आप देखेंगे तो यह सबसे ज्यादा है। टेंशन वाली बात इसमें यह है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन कम्युनिटी स्प्रेड का रूप ले चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन खुद ये बात कह रहे हैं और उन्होंने बताया है कि दिल्ली में अब तक जो केस मिले हैं उनमें 46% में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। हरियाणा के लिए भी यह आंकड़ा अब डराने वाला है। दरअसल हरियाणा के कई जिले जो कि दिल्ली से सटे हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, यहां पर लगातार केसों में बढ़ोतरी हुई है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 180 नए मामले सामने आए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 13 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर के गैदरिंग्स और धरना प्रदर्शन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। तो दिल्ली मुंबई में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज हैं। दिल्ली में नए वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। कोरोना की जो तीसरी लहर है वो सीधे तौर पर आपको दिख रही है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड जब होता है तो उसको रोक पाना या फिर उसको कंटेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और अभी आप देख रहे हैं कि अब जो नए मामले हैं वो 46% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, यानी कि 46% इजाफा हो चुका है अगर पिछले 24 घंटे का आप डाटा उठाकर देखेंगे। इसलिए इसको आप तीसरी लहर की दस्तक न माने, तीसरी लहर आ चुकी है इस तरह से आप देखें, क्योंकि यह आंकड़ा बहुत तेजी के साथ अभी बढ़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 8 राज्यों को इसको लेकर के पत्र लिखा है। दिल्ली समेत आपने देखा है कि लगभग आसपास एनसीआर का भी अगर आप उसमें इलाका देखेंगे तो यहां पर सख्तियों को बढ़ाया गया है। अन्य राज्य जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन सभी राज्यों में आप देख रहे हैं कि जांच को और तेज करने के निर्देश हैं। ये 8 राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक केसेस हैं। अस्पतालों में तैयारी को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जगहों पर जो स्वास्थ्य महकमा है वो अलर्ट पर है। अलग अलग प्रदेशों के अंदर भी इसकी टेस्टिंग हो या ट्रेसिंग हो, उस पर फोकस हो रहा है। लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे जो कि बड़े शहर हैं, यहाँ पर कोरोना के जो केस हैं उसमें रिकॉर्ड उछाल आया है और इस वजह से भी अब यहाँ पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी भी टेस्टिंग और का जो रिकॉर्ड है उसको बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य महकमा हरियाणा में कितना अलर्ट है ये आपको बता देते हैं। गैदरिंग्स और धरने प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात कही गई है और इसको लेकर के पत्र भी राज्यों को लिखे गए हैं। इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील हरियाणा में भी गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से की गई है। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन, इसको लेकर के भी उन्होंने बात कही। बच्चों के लिए अलग लाइन और अलग स्टाफ की भी व्यवस्था की जाए, ये बात भी कही गई है। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केस को लेकर के मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कोविड की सारी व्यवस्थाएं जैसे पहले बनाई थी उसमें और भी जिन चीजों की आवश्यकता है उनको हम भरपूर लागू कर रहे हैं। हर प्रकार की तैयारी हमारी है। ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया है इसका भी जैसे विस्तार हो रहा है और जिस प्रकार से इसका आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर के पूरी तैयारी हमारी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। कर्फ्यू है वो वही है, लेकिन अभी जैसे हमने पहले घोषणा किया कि 1 तारीख के बाद जिनकी डबल डोज नहीं हुई है इसकी वैक्सीनेशन की, उनके ऊपर सख्ताई करेंगे। हाँ, कुछ जगह ऐसा ध्यान में आ रहा है कि जिनका बहुत ही अभी पीछे हैं तो कुछ दिन की छूट देनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली 2 वैक्सीनेशन के इंजेक्शन ये लगना बहुत जरूरी है। सबके ऊपर लोग आएंगे। इसके लिए जो भी उस संस्थान का हेड होगा उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो चेक करे कि जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं उन्होंने दोनों वैक्सीनेशन लगवा ली है या नहीं लगवा ली। रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का मालिक या मैनेजर, बैंकेट हॉल, होटल, मॉल, बैंक, दफ्तर या ऐसी सभी गैदरिंग्स जहाँ पर होती है, जो इंचार्ज है वो उसका चेक करेगा कि वैक्सीनेशन दोनों लगी है या नहीं लगी। और उसको काउंटर चेक करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्त अपनी एक टीम बनाएंगे जो रैंडम ऐसे संस्थानों पर जाकर चेक करेंगे। सब जगह तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन रैंडम जाएंगे। किसी भी बैंक में चले जाएं, किसी भी दफ्तर में चले जाएं, किसी भी मंडी में चले जाएं, जाके वहाँ पे वो सबका चेक करेंगे। और अगर कोई बिना वैक्सीनेशन के पाया गया तो उसको धारा 188 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नागरिक के खिलाफ की जाएगी या संस्था के जो हेड है उनके खिलाफ की जाएगी? नहीं, नागरिक के खिलाफ की जाएगी और
कि क्या कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं, क्या रणनीति बन रही है, ये जानकारी भी दी गई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी अंडर ऑब्जर्वेशंस हैं और उसके आधार पर अगर आने वाले समय में स्थितियां और ज़्यादा गंभीर होती हैं तो फिर इसको लेकर के सख्तियां और बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा व्यवस्था चल रही है उसमें मास्क मैंडेटरी है, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से पालन उसका करवाया जाए। इसलिए पब्लिक गैदरिंग्स पर भी जो अंकुश है वो लगाने की कोशिश लगातार आप देख रहे हैं कि हो रही है और इस लिहाज से आप देखेंगे तो सख्ती बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये सख्ती और ज़्यादा हो सकती है क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ये जो आंकड़ा आपने देखा था कि 8 या 10 के आसपास पहुंच गया था, वो अब एक बार अगर फिर से सैकड़ों में पहुंचने लगा हो और तादाद धीरे धीरे बढ़ती हुई ऐसे ही आपको अगर हज़ारों तक नज़र आ रही हो तो फिर सवाल ये है कि आखिर उसको कैसे रोका जाए और लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं उससे निपटने का इंतज़ाम क्या है। क्योंकि लगातार जब भी आप देखेंगे, चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाके हों, मार्केट प्लेस हों या जहाँ पर भी आप जाएंगे, आधे से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो कि बिल्कुल बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं। और ये जो स्प्रेड हो रहा है उसके लिए भी एक बड़ा कारण ये है क्योंकि लोग इसको अभी समझने को तैयार नहीं हैं। सेकेंड वेव को देखने के बाद भी, उन भयानक स्थितियों से गुजरने के बाद भी लोग अभी भी उससे कुछ सीखे नहीं हैं। अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह के बहाने आप सुनते हैं लगातार। इंडिया न्यूज़ चूँकि आप तक उन तमाम ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट्स को भी पहुंचाता है, लेकिन उन बहानों और उन तमाम चीज़ों के बीच में भी सवाल ये है कि जो ज़िंदगी है उसको बचाना है और इसलिए जो प्रशासन है उसकी भी इसमें बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका है और वो कैसे अपनी इस भूमिका को निभाएगा, कैसे इन लोगों को समझाएगा, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। तो महाराष्ट्र और दिल्ली, इन दोनों ही जगहों पर केसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़े हैं। दिल्ली के अंदर आपने देखा है इसलिए येलो अलर्ट भी किया गया है। तमाम पाबंदियां आपने देखी हैं कि एक बार फिर से लगाई गई हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि इसके स्प्रेड को रोका जा सके। लेकिन अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड के तौर पर हो रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड अगर ये हो रहा है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को आज हम लोग जानने और समझने की भी कोशिश करेंगे और आप लोग सेफ रहें, सिक्योर रहें। इसलिए लगातार इंडिया न्यूज़ आप लोगों से भी बार बार ये अपील करता है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अगर ज़रूरत ना हो तो आप बाहर ना निकलें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार फिर से हम लोग आप कह सकते हैं कि थर्ड वेव के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं या आप यूं भी कहें कि वो दस्तक दे चुकी है। लेकिन इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, इस दौरान हमको क्या करना चाहिए, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। 3 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ पहले करवा देता हूं। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है न्यूरोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल से गुरुग्राम। बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में। डॉक्टर पुनीता हसीजा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप चेयरपर्सन हैं IMA फरीदाबाद की। डॉक्टर पुनीता हसीजा जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीडियाट्रिस्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर शिव प्रसाद जी। आप सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण जी मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। एक तो हम लोग देख रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के अलग अलग तरह की बातें हैं। आप तीनों ही यहाँ पर बड़े सम्मानित डॉक्टर हैं, आप तीनों ही लोग जो बातें कहेंगे लोगों के ऊपर उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। इस वक्त इस दौर में हम लोगों को क्या करना चाहिए जब हम लोग देख रहे हों कि लगातार एक तो लोग लापरवाह है, उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, दूसरा स्प्रेड हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ हो रहा है, क्या करें? सर, जब समुद्र की लहर आती है तो पहले धीरे धीरे आती हुई दिखती है और जब आपके निकट पहुंचती है तो कब आपको सराबोर कर देती है मालूम नहीं चलता है। ऐसा ही एक कोरोना का वेग है। दूसरी वेव से पहले भी हमने देखा था कि मार्च में जब महाराष्ट्र जल रहा था तो दिल्ली में लोग होली और पार्टी मना रहे थे, इस बात से अनभिज्ञ के क्या सैलाब यहाँ आने वाला है। फिर वो आया और सबको बिखेर कर चला गया। अभी पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि ओमाइक्रॉन कितनी तेजी से फैल रहा है। पूरे विश्व में कल 15.5 लाख केस हुए हैं। कुछ कुछ देश हैं जिसमें 2-2, 4-4 लाख केस हो रहे हैं, जिनकी आबादी 6 करोड़ है, महज भारत के 2 प्रांतों के बराबर। अभी भी अगर हम लापरवाही बरतेंगे और ध्यान नहीं देंगे तो वो दिन दूर नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, जब लाखों केस यहाँ पर एक एक प्रांत में होने की भी आकांक्षा हो सकती है। अच्छी बात यह है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट जहां भी हुआ है वहां इतनी ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती और मृत्यु अभी नहीं हुई है, पर यह अर्ली दिन है। क्या 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद ये आंकड़ा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, अभी हम ये नहीं कह सकते। जी जी। तीसरी बात यह है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको वायरस ब्रेक ना कर पा रहा हो। दुनिया भर में जो वैक्सीन लोग बोलते थे 95% जिसकी क्षमता है रोकने की, उन देशों में भी पूरे के पूरे लोग वायरस के शिकार होते जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी पाया गया है
कि ओमाइक्रॉन वैक्सीनेटेड लोगों को हो रहा है। तो ऐसे में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें आता है मास्क, उचित दूरी बनाए रखना और हाथों को धोना, हाइजीन मेंटेन करना, इससे बड़ा हथियार इस लड़ाई में कोई और नहीं है। और मैं लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो लापरवाही और बेफिक्री को छोड़कर आने वाले सैलाब के शोर को सुने और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का शीघ्र अतिशीघ्र पालन करें। डॉक्टर पुनीता हसीजा जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है। एक तो आईएमए के चेयरपर्सन होने के नाते बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो आपके ऊपर है, दूसरा ये है कि एनसीआर से जुड़ा हुआ जब भी हम लोग देखते हैं, चाहे फरीदाबाद का हम लोग जिक्र करें या गुरुग्राम का करें, बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह भी होता है क्योंकि बाहर से आने जाने वालों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस समय फरीदाबाद की क्या स्थिति है ओमिक्रॉन को लेकर के, और दूसरा ये है कि जो वेव हम लोग देख रहे हैं स्पेशली दिल्ली के अंदर, उससे कैसे सिक्योर करेंगे आप लोग फरीदाबाद को? क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आप इसको देखती हैं? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। पुनीता जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, डॉक्टर पुनीता जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही, मैं दोबारा से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे जी, आपके पास आता हूं। पीडियाट्रिस्ट होने के नाते मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगा, एक तो बच्चों को लेकर के तो लोग पहले से भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और अभी भी वो कंसर्न है पेरेंट्स के अंदर। हालांकि ये अलग है कि अभी बच्चों को भी वैक्सीन लगाने के लिए जो परमिशन है वो मिल गई है, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर के आप क्या बता सकते हैं उन पेरेंट्स के लिए, स्पेशली जिनके बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं या जिनको बाहर निकलना है, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है उनको इन सारी चीज़ों को लेकर के। इस ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट के बीच में बच्चों को कैसे सेफ रखें, कैसे सिक्योर रखें, क्या बता सकते हैं आप? डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे जी। नमस्कार, मैं एक्चुअली यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि अभी किसी भी बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी है, इसलिए बच्चे खतरे के दायरे में ज़्यादा हैं। और ऐसे में बच्चों को अगर जो स्कूल आजकल तो काफ़ी मात्रा में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, इसके अलावा बच्चों को बाहर जाना कम करना होगा, बंद करना होगा। और जो अभी नया साल आ रहा है तो लोग बाहर पार्टी मनाने जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करना होगा। और अगर कहीं कोई जाते भी हैं तो मास्क पहने और साथ में उचित दूरी बनाए रखें और हैंड हाइजीन का ख्याल रखें। इसी तरह से मेरे ख्याल से बच्चे जो है सुरक्षित हो पाएंगे। डॉक्टर पुनीता हसीजा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल पुनीता जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, एक तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है फरीदाबाद में, एक तो आईएमए के चेयरपर्सन होने के नाते आपके ऊपर, और दूसरा ये है कि फरीदाबाद को कंसर्न इसलिए भी लेकर के ज्यादा रहता है, तो दिल्ली में जब वेव बढ़ रही हम लोग देख रहे हैं, बहुत मूवमेंट होता है, लोगों का आना जाना बड़ा फ्रीक्वेंट है, फरीदाबाद हो या गुरुग्राम हो। ये जो नई चुनौती अब सामने आके खड़ी हो गई, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं, और आप यहाँ पर और जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या बता सकते हैं, कैसे सेफ रहें वो लोग अपने आप को? चलिए, पुनीता जी तक शायद मेरी ऑडियो अभी भी नहीं पहुंचे। प्रवीण जी, मैं आपके पास भी आता हूं, क्योंकि आपने कहा कि वैक्सीन को लेकर के अभी बहुत ज्यादा हम लोग ये नहीं हो सकते हैं कि हाँ जिसने वैक्सीन लगा ली वो सेफ हो गया, हालांकि ये गारंटी तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अगर वैक्सीन को भी ये वेरिएंट अगर बाईपास कर रहा हो तो फिर वैक्सीनेशन को लेकर के जो इस समय की स्थिति है उसको आप कैसे देखेंगे? दूसरा ये है कि अभी जो वैक्सीनेशन पर फोकस किया जा रहा है, फिर उसको किस तरीके से देखा जाए? ओमिक्रॉन को लेकर के बहुत तरह तरह की बातें, थोड़ा सा अगर इसको और डीप में आप बता पाए तो। ओमाइक्रॉन वायरस इसलिए इतने कंसर्न का वायरस बना है क्योंकि उसमें करीब 52 म्यूटेशंस हुई हैं, जिसमें से 30 म्यूटेशन जो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन होता है वायरस का, जिससे वायरस अटैक करता है, और जिसपे कोविशील्ड जैसी कई सारी वैक्सीन जिसके थ्रू काम करती हैं उसमें 30 म्यूटेशन है। इससे पूरे दुनिया में महीने भर से आशंका है कि ये वायरस वैक्सीन का जो कवच है उसे तोड़ पाएगा, क्योंकि इसमें उसी जगह पर म्यूटेशन हो गई है, वायरस बदल गया अंदर से। तो दुनिया भर में जो विकसित देश हैं जहां पे वैक्सीनेशन की परसेंटेज बहुत हाई है, उसमें भी पाया गया है कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इसका मतलब जिन लोगों को 2 बार वैक्सीन लगी है उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है और कुछ लोगों को री इन्फेक्शन भी हो रहा है, क्योंकि ये वायरस इन म्यूटेशंस के कारण हमारी जो वैक्सीन का कवच है उसे भी तोड़ पाता है और हमारी सुरक्षा का जो कवच है जो हमारे सेल्स और एंटीबॉडीज हमें देते हैं उसको भी तोड़ पाता है। पर इससे सारी चीज खराब नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है
उन लोगों में इलनेस तो हो रही है, पर इलनेस तेज नहीं हो रही है, वो लोग ज्यादा बीमार नहीं हो रहे, उनको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही, और उनको लाइफ का रिस्क, जान का खतरा बहुत कम है। इसीलिए बहुत सारे देशों में वायरस इतना फैलने के बावजूद भी अस्पताल अभी तक पूरी तरह लबालब भरे नहीं हैं। वहां पे बेड्स का क्राइसिस नहीं है, क्योंकि वैक्सीन के कारण लोगों को बहुत माइल्ड, बहुत हल्का इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि शायद नुकसान ना करके इम्यूनिटी दे दे रहा है उनको। तो वैक्सीन लगाना और डबल वैक्सीन फिर भी एक बहुत सशक्त हथियार है, क्योंकि वो तेज और सीरियस बीमारी को रोकता है। अब तो सरकार ने बूस्टर डोज की भी इजाजत दे दी है, और बच्चों की वैक्सीन भी आ गई है, जिससे वायरस के अगेंस्ट हमारा जो डिफेंस है, हमारी जो ताकत है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो नई इम्यूनिटी और नए एंटीबॉडीज हमको मिलेंगे, हो सकता है वो वायरस को रोकने में और ज्यादा सक्षम हो सके। आने वाले समय में भी रिसर्च चल रही है कि वैक्सीन का दूसरा अवतार, हर साल जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन मॉडिफाई होती है, कोरोना वायरस भी एक तरह का इन्फ्लुएंजा सांस का वायरस है। तो उस वैक्सीन को साल दर साल म्यूटेशंस के हिसाब से, स्ट्रेन के हिसाब से तब्दील होने की जरूरत है। और जिस स्पीड से विकास चल रहा है वैक्सीन की, उसमें जल्दी ही स्टेज 2 वैक्सीन या अगले साल की नई विकसित वैक्सीन आ जाएगी, जो ऐसे वायरसेस को भी काबू में कर पाएगी। डॉक्टर पुनीता हसीजा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी। पुनीता जी, फरीदाबाद में इस समय ओमिक्रॉन को लेकर के क्या स्थिति है, थोड़ा सा अगर उसको आप बताते चले। और दूसरा ये है कि लोगों को आप इस समय, ऐसे समय में क्या बताना चाहेंगे जब हम लोग देख रहे हो कि दिल्ली के अंदर बहुत तेजी के साथ ये जो वायरस है वो स्प्रेड हो रहा है? देखो, फरीदाबाद में भी केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, और ओमिक्रॉन के भी 1-2 केसेस आए हैं और वो ठीक हुए हैं। मतलब ऐसा कोई अनस्टेबल उनकी कंडीशन नहीं है, और सावधानियां डेफिनेटली बरतने की जरूरत है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि चाहे वैक्सीन भी लगाओ हमें, तो भी हमें अपना मास्क पहन के रखना चाहिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचना चाहिए, सैनिटाइजेशन पे ध्यान रहना चाहिए, और जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है उनको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, क्योंकि अभी तक वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जो हमें बचा रहा है इससे। और फरीदाबाद का जैसे आप कहना चाह रहे हैं, तो उस फरीदाबाद में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। जो भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं सारे। जैसे जो सेकेंड वेव में हमने देखा थोड़ा प्रॉब्लम ऑक्सीजन का आया, बट अब 50 बेड से ऊपर सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन आ गया है। उसके अलावा हमारे जो एरिया कमांडर्स हैं और सिविल हॉस्पिटल, ईएसए मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके मीटिंग स्टार्ट हो गई है हमारी, ताकि कहाँ पे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बड़े हॉस्पिटल जो हैं प्राइवेट वाले, उनको भी एक इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि बेड की जो है जो सुविधा को देखा जाए, ताकि अचानक अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो हमें बेड की कमी ना हो। तो फरीदाबाद में काफ़ी बेड ऐड हुए हैं, सिविल हॉस्पिटल में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। और ईएसआई हॉस्पिटल जो हमारा एक बहुत डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल डे 1 से काम कर रहा है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और करा गया इसको लेके। और पब्लिक अवेयरनेस के लिए काफ़ी हद तक लोगों को थ्रू प्रिंट मीडिया एंड थ्रू आपके जो चैनल्स के द्वारा समझाया जा रहा है कि भीड़ भाड़ में जाने से बचें। और हरियाणा में तो 1-2 कदम आगे बढ़ के ये भी कह दिया गया है कि जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर कोई जाते हैं किसी पब्लिक प्लेस में, तो आपको कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अलाउड है उस जगह पे जाना। तो आई थिंक अब जब बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी, तो उससे भी काफ़ी हद तक एक बच्चों को अंदर जो डर का माहौल है वो कम हो जाएगा। तो मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन आप लगवा रहे हैं और मास्क भी पहने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि वैक्सीन की एफिकेसी भी 60 to 80% ही देखा गया ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आप बाहर जाएंगे, चाहे आपको कोविड नहीं हो, बट अपने घर आके अगर आपको हो गया तो आपके बच्चों को भी हो सकता है। वो एक कैरियर के रूप में काम करेंगे आगे फैलाने के लिए। तो आपकी पूरी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, अल्टीमेटली आपके डिस्ट्रिक्ट एंड हमारे देश के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पैंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, कम हुआ था बीच में, फिर केसेस बढ़ने लग गए हैं। और एक अच्छी बात इसकी ये है कि इसकी इन्फेक्शन का रेट बहुत है, कि बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, लेकिन जिसकी वायरल जो है मारक क्षमता है वो काफी हद तक कम है। पेशेंट को हल्का बुखार या फैटीग, बॉडी एक्स हो जाते हैं, और कई बार उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको हुआ और वो दूसरों को स्प्रेड कर देगा, बट वो ठीक रह सकता है। तो सिम्टम्स कम है, सीरियस पेशेंट नहीं है,
बाहर चलिए पुनीता जी, चूंकि आपने लोगों की बात की है और लोगों के बिहेवियर की आप बात कर रहे हैं, तो उधर भी मैं रुक करता हूं। मेरे एक सहयोगी भी मौजूद हैं, गुरुग्राम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमान मेरे साथ बने रहे, आप लोगों की चर्चा को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं, उनका रुख करता हूं। संजय, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, चूंकि इस समय अभी हम लोगों ने देखा है तो डॉक्टर्स भी यही बात बता रहे हैं कि एक तो लोगों को थोड़ा सा भी अवेयर रहने की जरूरत है, लेकिन जब आप जा रहे हैं, एक तो अभी नए साल का जश्न मनाने वाले हैं लोग, हम लोगों ने अभी क्रिसमस पर भी देखा कि कैसे जो लोगों की भीड़ है वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। मार्केट प्लेसेस पर जब आप जाते हैं, लोगों से मास्क के लिए पूछते हैं तो तरह तरह के बहाने हम लोग सुनते हैं। अभी भी क्या लोग समझने को तैयार हैं? क्या वो अवेयरनेस आपको लोगों के अंदर वहां पर नजर आ रही है कि लोग समझ पा रहे हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है ये? कोविड के जो आंकड़े उनकी बात करूं तो 180 नए मामले पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में देखने को मिले। और दूसरी तरफ मैं इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 29, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से नव वर्ष की जो तैयारी है वो जोरों पे है, लेकिन लोग यहाँ पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। जिस तरीके से सरकार की बात करें या फिर जिला प्रशासन द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को वो जागरूक करें, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आप इस नीति के साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो तीसरी वेव है उससे बचा जा सकता है। हालांकि मैं बात करूं, देश के पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले कोविड के हैं। और गुरुग्राम की मैं बात करूं तो ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो करीबन 13 आज उसकी पुष्टि हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बिना मास्क के यहाँ नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप गाड़ी में देख रहे हैं जिस तरीके से, और साथ ही साथ जब लोग इस क्लब से या फिर रेस्टोरेंट बार से बाहर निकल रहे हैं तो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि 1 तारीख से पब, क्लब, रेस्टोरेंट या फिर मॉल्स में आपको एंट्री नहीं मिलेगी जब तक आपने दोनों वैक्सीनेशन नहीं लगवाई होगी। और उसके बाद आप देख रहे हैं जो लोग हैं अभी भी यहाँ बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संजय, यही जो डिनायल मोड है ना, इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो केसेस हैं वो इतनी तेजी के साथ बढ़े हैं। संजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, कुछ और चर्चाएं भी कर लेते हैं क्योंकि डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे जी, एक तो हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पर जो लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अभी यही बात हसीजा जी भी बता रहे थे कि आपको हो सकता है कि पता न चले, लेकिन आप वो वायरस लेकर के घर आ गए, आपके बच्चे उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं जो लोग डिनाइल मोड में चले गए और फिर पेरेंट्स कहते हैं कि वो अपने बच्चे को लेकर के कंसर्न है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोविड उनके बच्चों को हो जाए, लेकिन खुद उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो बार बार उनको समझाया जा रहा है कि आपको ऐसा करना है। इसको कैसे देखेंगे? तो कैसा है कि मेरे ख्याल से जो लोग लापरवाह हो रहे हैं उसको इनको समझना चाहिए कि भले ही अभी बड़े लोगों को वैक्सीन लग गई है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो अभी भी असुरक्षित हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगी है। और हो सकता है कि अगर बड़े बाहर जाते हैं और वहाँ से वायरस और इन्फेक्शन लेके आते हैं तो ऐसे में बच्चों को ज़्यादा खतरा है। इसलिए मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि सभी लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं और साथ में सामाजिक दूरी का पालन करें और भीड़ भड़कने वाली जगहों पे जाने से बचें। डॉक्टर प्रवीण, चूंकि ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, जब लोग डिनाइल मोड में जाना शुरू हो जाएं, क्योंकि हम लोग केवल अवेयरनेस के लिए लोगों से कह सकते हैं, बहुत अजीब अजीब तरीके के बहाने सुनते हैं हम लोग जब वो इस तरह की बातों को कहते हैं कि मास्क जेब में है, गाड़ी में भूल आया, या मुझे नहीं होगा, मैं तो वैक्सीन लगा चुका हूँ, तरह तरह के बहाने होते हैं। लोग डिनाइल मोड में अगर जाना शुरू कर दें और आप लोग बता रहे हैं या फिर जो डाटा है, जो रिसर्च है वो ये बता रहा है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या किया जाए? सर, इसमें 2 तरह की नीति हमको अपनानी पड़ेगी। एक तो है एजुकेशन और एजुकेशन, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जैसे अभी हम कर रहे हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, आंकड़ों के थ्रू हम करते हैं, जो लोगों को ये रीएम्फेसाइज करता है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। दूसरा, इसमें हमें जो समाज के सम्मानित लोग हैं, जैसे सरपंच हैं गांव में, पंचायत के लोग हैं, जैसे मैडम है आईएमए की प्रेसिडेंट हैं, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जिसमें वो अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस उन तक ले जा सकें। हमारे धर्म अधिकारी हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो टीवी पे भाषण देते हैं, जिनको लाखों लोग सुनते हैं, उनको हमें इन्वॉल्व करना चाहिए कि लोगों को ये समझ की बात समझाई जा सके कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है।
एक तो ये है समझाने की बात, दूसरा जैसा आपने बताया डर दिखाने की बात, या जो लोग उचित व्यवहार का पालन ना कर रहे हैं उनकी सुविधाएं रोकने की बात, वो भी किसी वक्त पे जरूरी हो जाती है। जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में, जैसे मॉल्स हैं, ऑफिसेज हैं, वहां पे जिन लोगों ने लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए वैक्सीन नहीं लिया है या मास्क नहीं पहना है, उनके आने जाने पे बिल्कुल रोक लगा दी जाए, ताकि एटलीस्ट वो जो नुकसान है उसे अपने घर तक सीमित रखें और पूरे समाज को उसका शिकार ना बनाए। ये दो तरह की चीजों को करना बहुत जरूरी है, और लोगों को ये समझाना है कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित तो हैं, पर बच्चों का जो रास्ता है इन्फेक्शन का, बच्चों का जो रास्ता है जहर का, बीमारी का, वो आपके थ्रू ही जाता है। अगर आप सब लोग, हम सब लोग अपने जीवन में ध्यान बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे, तो हमारे अनवैक्सीनेटेड बच्चे और ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि हम ही लोग घर में इन्फेक्शन को लेके जाने वाले हैं। इसलिए दोनों तरह का प्रोत्साहन और लाठी, दोनों तरह से हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि मास्क है बेहद जरूरी और 2 गज की दूरी। चलिए प्रवीण जी, आपने जो बड़ी बात कही है कि लोगों को ये समझना चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए इस बात को लेकर के, और दो जो आपने बातें बताई, एक तो हमको अवेयर करना है, दूसरा ये है कि फिर तो सख्ती की भी जरूरत है। इसी पर और बातचीत कर लेते हैं। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज को बना रही, मुख्यमंत्री खुद बार बार कई बार इस बात को कह चुके हैं, मीडिया से भी इस बात को वो कई बार कह चुके हैं आकर के, कि लोगों को ये समझना चाहिए, लोग थोड़ा अवेयर हो। दूसरा, जो सख्ती है उसको भी करने के निर्देश स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है उनको दिए गए हैं। लेकिन जो तस्वीरें अभी आप दिखा रहे थे, एक तो पब्लिक गैदरिंग्स यहाँ पर हम लोगों को दिख रही है, लोग मास्क लगा नहीं रहे हैं, क्या ग्राउंड पर वो जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो आपको नजर नहीं आ रहा वहां पर? और ये एक बड़ा कारण बन सकता है कि हो सकता है कि ये केसेस अभी हमको गुरुग्राम में भी बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखे। संजय, जिस तरीके से हम धरातल की बात करें, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन नाकाम रहा है। जिस तरीके से मैं बात करूं, 1 तारीख से सार्वजनिक स्थानों पर बिना वैक्सीनेट लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, और उसी के साथ साथ आज एक बड़ी लाइन भी देखी गई है। और दूसरी तरफ लोग इस चीज को अभी अपना नहीं रहे। हालांकि जिला प्रशासन अपील कर रहा है, पोस्टर के मार्फत भी लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस चीज को अपना नहीं रहे हैं। जिस तरीके से अभी इस समय मैं मौजूद हूँ सेक्टर 29 में, तो आप मेरे पीछे की तरफ देखेंगे लोग जो है बिना मास्क के यहाँ नजर आ रहे हैं। हालांकि गुरुग्राम पुलिस समय समय पर जो है चालान जरूर काट रही है मास्क के, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि पिछले 3 दिन से मैं बात करूं तो गुरुग्राम में 300 से ज्यादा मामले 3 दिन के अंदर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की एक अपनी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस चीज को अपनाए, वो अपने आप को सुरक्षित करें और साथ ही साथ अपने परिवार को भी वो सुरक्षित कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि जो तीसरी वेव है वो आ सकती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 3 दिनों की मैं बात करूं लगातार कोविड के जो मामले हैं गुरुग्राम में बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसका यही कारण कि लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे और भीड़ भाड़ी वाली जगह में भी बिना सोशल डिस्टेंस, बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर वो जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की अपील के साथ साथ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तमाम प्रयास कर रहा है, लेकिन लोगों को उनके साथ मिलकर चलना होगा तो ही इससे बचा जा सकता है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन के भी आज गुरुग्राम में 13 नए मामले देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन द्वारा प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे। जी बहुत शुक्रिया संजय फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए, लेकिन आप भी सेफ रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटने सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पुनीता हसीजा जी, चूंकि ये तस्वीर या ये रिपोर्ट सिर्फ गुरुग्राम की नहीं है, ज्यादातर जगहों पर यही स्थितियां हैं और खासतौर से दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि लोग बिल्कुल डिनायल मोड में जा चुके हैं, समझने को तैयार नहीं है। चुनौती भी बड़ी है। फरीदाबाद के अंदर भी ऐसी ही तस्वीरें हम लोग देखते हैं जब वहां पर भी लोग इसी तरह से गैदरिंग्स में पहुंच जाते हैं। इससे कैसे निपटेंगे आप लोग, क्योंकि जो एग्जीक्यूट करने की बात कही जा रही है प्रशासन भी उसको सही तरीके से नहीं करवा पा रहा है और लोग तो अपने आप से मानने के लिए तैयार नहीं। पुनीता जी, क्या एक बड़ा चैलेंज है कम से कम इस वेरिएंट को लेकर के? हाँ जी, चैलेंज तो डेफिनेटली बहुत बड़ा है, लेकिन हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि सोसाइटी को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अगर आपका एक सिंपल एक मास्क पहनने से हम किसी की जान बचा सकते हैं, अब किसी की क्या, अपने घर वालों को ही हम सुरक्षित रख सकते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फरीदाबाद में अपनी सख्ती, हर चौराहे पे पुलिस वाले खड़े हैं, वो चालान भी काट रहे हैं,
बट थोड़ा सा लोगों में एक नासमझी समझिए या उनको थोड़ा डर नहीं है। हम भी डराना नहीं चाहते किसी को, हम नहीं चाहते कि पैनिक फैले इस चीज़ का, लेकिन अगर नहीं मानेंगे, केसेस बढ़ेंगे तो फिर लॉकडाउन लगेगा तो उसमें भी सबको प्रॉब्लम होती है। लॉकडाउन से देखो हमारी सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो उससे बहुत असर पड़ता है। तो अगर हम छोटे से काम कर लें, छोटा सा एक कार्य कर लें, मास्क पहनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको अपनी ड्रेस के हिस्सा बना लें। तो एक ड्रेस, आप बाहर निकल रहे हैं, जैसे आप चुन्नी लेके जा रहे हैं या टोपी पहन के जा रहे हैं, तो एक मास्क को एक अपना ड्रेस कोड ही बना लें, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात मैं सर आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एक वैक्सीनेशन के बारे में ही है कि जैसे सर ने बताया कि बूस्टर डोज अब स्टार्ट होने वाली है, सर इसके लिए बहुत फेक कॉल्स आ रही हैं और लोगों के अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, ओटीपी मांगा जा रहा है। सर इसके बारे में भी आप थोड़ा सा लोगों को जागरूक कीजिए, क्योंकि मुझे भी कॉल आया और हमारे कई डॉक्टर्स को कॉल आया है। वो आपको कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए कहते हैं कॉल, और उस टाइम पे आपसे कुछ ओटीपी मांगा जाता है तो उससे कुछ अकाउंट वगैरह हैक होने का डर हो रहा है। तो ये भी कहना चाह रहे हैं कि किसी भी झूठी या नकली ऐसी कोई की गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि हम बूस्टर डोज के लिए आपको ओटीपी देना है या रजिस्ट्रेशन कराना है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। और तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और पब्लिक से हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, सैनिटाइजेशन पे ध्यान दीजिए, वैक्सीनेशन लगवाइए, क्योंकि अगर कोविड हो जाता है तो आपका भी इकोनॉमिकली आपके ऊपर भी बर्डन आता है, देश पे तो डेफिनेटली आता है बर्डन। और सिर्फ एक मास्क पहनने भर से हम अगर बच सकते हैं तो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मास्क पहनना। डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे जी, बच्चों को लेकर के खासतौर से अभी जो वैक्सीन की परमिशन दी गई है, अभी 3 तारीख से वैक्सीनेशन जो शुरू होगा, पेरेंट्स कुछ इस तरीके के भी हैं जो कि कॉल करके अक्सर हम लोगों से भी इस तरीके के सवाल पूछते हैं, सेफ है, लगवाएं ना लगवाएं, अगर हमने दोनों वैक्सीन लगवा ली हैं तो भी क्या ज़रूरी है? थोड़ा सा इस विषय में अगर आप उन पेरेंट्स को कुछ गाइड कर सकें, बता सकें। तो अच्छा, एक्चुअली क्या है कि 3 तारीख से सरकार ने 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने जो रिकमेंड किया है कि वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन जो ट्रायल है अभी जो है वो उसके हिसाब से सिर्फ कोवैक्सीन वैक्सीन है उसके लिए ही अभी परमिशन मिली है, और 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। और साथ में अगर पेरेंट्स वैक्सीन लगा चुके हैं वो तो सुरक्षित हो गए हैं, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को नहीं लगाते हैं तो जैसा कि आपने मतलब और सभी लोग कह रहे हैं कि जैसे लोग बाहर जाते हैं काम के सिलसिले में, वहाँ से वो वायरस लेके आते हैं, इन्फेक्शन लेके आते हैं, उनको माइल्ड इन्फेक्शन होगा, लेकिन वही वायरस अगर उनके बच्चे अगर वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो ऐसे में उनको ज़्यादा खतरा हो सकता है, उनको ज़्यादा डेंजरस इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए अगर पेरेंट्स लोगों ने वैक्सीन लगाया है तो भी बच्चों को वैक्सीन लगाना जरूरी है। डॉक्टर प्रवीण, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूंकि अभी जो वैक्सीनेशन को लेकर के स्थिति है इसको आप थोड़ा सा और कैसे बता सकते हैं, क्योंकि अभी बूस्टर डोज की भी यहाँ पर बात हुई, और जो लोग रह गए हैं सेकेंड डोज वाले उनको भी बहुत तेज़ी के साथ मिशन मोड पर वैक्सीनेट करने की बात हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, और ये सवाल जो मैंने अभी यहाँ पर डॉक्टर शिव प्रसाद जी से भी पूछा वो मैं आपसे भी थोड़ा और समझना चाहूँगा। कह रहे हैं कि हमने अगर फुल्ली वैक्सीनेट अपने आप को सबको करवा लिया है तो फिर मुझे क्यों डर है कि मैं मास्क या इस तरीके की चीज़ों का मैं पालन करूँ, मैं तो पूरी तरह से सेफ हो चुका हूँ, मुझे नहीं होगा। इस तरह की बातें जो कहते हैं उन लोगों के लिए आप यहाँ से क्या बता सकते हैं? तो 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि वैक्सीन जो है हमारे अंदर एंटीबॉडी जनरेट करती है वायरस जैसी इलनेस क्रिएट करके, ये वैक्सीन का तरीका है काम करने का। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक कॉमन फ्लू करके बीमारी होती है, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं जिसे हम, वो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसकी वैक्सीन हर साल नई लगानी पड़ती है जी। वो हर साल नई इसलिए लगानी पड़ती है कि जो वायरस है उसमें इतनी तब्दीली आ जाती है उस स्ट्रेन में कि पिछले साल की वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाती है। अब हमारे देश में सेकेंड वेव के बाद 5-6 महीने से बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर चल रहा था, इन्फेक्शंस लगातार कम हो रहे थे, पर एक नया वायरस आ गया है जिसने अपने अंदर 52 बदलाव कर लिए हैं। तो वो ऊपर से वैसा ही दिखता है पर अंदर से उसकी मारने की शक्ति बदल गई है। वो हमारे कवच को, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को जो वैक्सीन हमें देती है उसको इवेड कर सकता है, क्योंकि उसने उस टारगेट में अपने अंदर बदलाव कर लिया है। तो इससे पहले कि एक नई वैक्सीन आए दूसरी जनरेशन की, जिस वो बदलाव के हिसाब से उस वायरस के लिए स्पेसिफिकली बनी हो, तो वो उतनी असरदार हो सकती है। तो हमारी जो पिछली वैक्सीन है वो हमें पार्शियल प्रोटेक्शन तो देती है, मतलब कि तीव्र बीमारी से बचाती है, पर वो हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं देती, जिसके कारण हम खुद भी ज्यादा बीमार ना हो
पर अपने आसपास के लोगों को, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने बच्चों को जो शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, उनको ये इन्फेक्शन फैला सकते हैं, जिनमें ये इन्फेक्शन खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। इसलिए हम सबको रिक्वायर्ड है कि हम वैक्सीनेशन के बावजूद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और अपने परिवारजनों को और अपने समाज को इस बीमारी के बढ़ने से रोकें। तीसरी चीज यह है कि दुनिया में पाया गया है कि वैक्सीन से आई हुई इम्यूनिटी समय के साथ कम होने लगती है। जो एंटीबॉडीज एक इन्फेक्शन ने जनरेट किए वो 6 महीने के बाद धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसलिए वर्ल्ड ओवर लोगों ने बूस्टर डोज का जो कॉन्सेप्ट है उसे इस्तेमाल करा कि एक और वैक्सीन हम लगा देंगे तो शायद हमारी इम्यूनिटी दोबारा से जागृत हो जाएगी और एंटीबॉडीज बढ़ जाएंगी। ये हम बचपन में जानते हैं कि पहले 3 डोज वैक्सीन लगती है, फिर 5 साल पे बूस्टर इसलिए लगाते हैं कि हमारी इम्यूनिटी लंबे समय तक चलती रहे। तो जो लोग बूस्टर डोज के लिए एप्लीकेबल है, और सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोग जिनमें वायरस का रिस्क सबसे ज्यादा है उनको ठीक चुना है, क्योंकि उनमें ही रिस्क टू लाइफ, हॉस्पिटलाइजेशन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट का सबसे ज्यादा है। वो लोग तीसरी बूस्टर डोज भी लें जब वो एप्लीकेबल हैं, ताकि वायरस की मार से, उस बीमारी से उनको बचाया जा सके। बच्चों के लिए वैक्सीन आई है, बच्चों को बोर्ड का एग्जाम भी देना है, 10वीं क्लास 12वीं क्लास, इसीलिए 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन पहले लाई गई है, ताकि वो वैक्सीन लगाकर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्गर कर सकें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए एग्जाम देने भी जा सके। तो वैक्सीन लड़ाई में हमारा एक हथियार, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर दूसरा हथियार, और हमें दोनों हथियारों की जरूरत है, एक हथियार से काम बनने वाला नहीं। डॉक्टर पुनीता हसीजा जी, इतनी बढ़िया बात यहाँ पर सर ने बताई है, और उसके बावजूद भी लोग अगर डिनायल मोड में बैठे रहें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे उनको जगाया जाए, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। लेकिन पुनीता जी, एक सवाल मैं और इसके साथ ज़रूर आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको पर्सनली मैं भी जानता हूँ वो भी इस तरीके की बातों को बार बार पूछते हैं कि बार बार आप लोग ये जो आंकड़े हैं, ये जो डाटा है रख करके हम लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं। अब आप एक डॉक्टर हैं, मुझे लगता है कि आप उनको बेहतर जवाब दे सकती हैं, उनको बेहतर बता सकते हैं कि डिनायल मोड में हमको नहीं जाना है। ये आंकड़े हम जो रख रहे हैं आपको डराने के लिए नहीं, हम आपकी सेफ्टी चाहते हैं। पुनीता जी। डेफिनेटली मैं अपने हर पेशेंट्स को और हर प्लेटफॉर्म पे ये कहती हूँ कि हम आपको बिल्कुल पैनिक में नहीं लाना चाहते, हम आपको डराना नहीं चाहते। लेकिन आप शायद अप्रैल और मई में जो इंसिडेंस हुआ सेकेंड वेव में, जो हालात हुए और हमने देखा है, क्योंकि हमने 24 घंटे काम किया है, हमें मालूम है कि कितनी भयावह स्थिति हो गई थी। पेशेंट्स कैसे आ रहे थे, कैसे मतलब उनको ट्रीट करा जा रहा था और कैसे उनके लिए हम अरेंजमेंट्स कर रहे थे। हमें मालूम है, आप लोगों को शायद पब्लिक को ये बातें नहीं मालूम है। हाँ, जिन लोगों ने अपने को खोया है वो लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और वो इसका पालन भी कर रहे हैं। तो ये इसमें आप ये आंखें बंद करने से ये आपका जो काम नहीं चलेगा, आपको जागरूक तो होना पड़ेगा। हम डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन आंकड़े जो हम गलत नहीं बता रहे। आप देखते हो बाहर के देशों में भी देख रहे हो कि कितने कितने केसेस आ रहे हैं। वहाँ पे भी कुछ लोग डिनायल मोड में थे, वैक्सीनेशन नहीं लिया पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, उनको लग रहा था कि नहीं हम हैं। और हमारे देश में तो कुछ लोग तो कुछ और बातों में ही आ जाते हैं, वो मतलब मेडिसिन के अलावा कुछ इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो अपना स्वयं का इलाज ना करें, कृपया करके डॉक्टर की सलाह लें। हर थोड़ी दूर में गवर्नमेंट के PHCs हैं, नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आप उनकी सलाह से ही अपना इलाज कराएं। क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा कुछ लोग भ्रमित हो गए थे, अपना इलाज घर पे ही करते रहे। सैचुरेशन 60-50 पे पहुंचने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं, तब हमारे लिए भी उनको बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिनायल में अगर नुकसान होगा तो आपका, आपकी फैमिली का, और डेफिनेटली हमारी जो देश का है, एक प्रोडक्टिव जो एज ग्रुप के लोग गए हैं, वो हमारे देश का कितना नुकसान है वो हम जानते हैं। जिन्होंने 24 घंटे में भी नहीं देखा, हमें लगता है 24 घंटे भी क्यों कम है हमारे लिए, कि हमें ऑक्सीजन अरेंज करना है, हमें मेडिसिन की लिस्ट बनानी है, हमने उनको भेजना है। जिन्होंने फ्रंट लाइन में काम किया है वो ही समझ पा रहे हैं आई थिंक, और जो लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं झेला है, जो सिर्फ घर बैठे हैं, वो शायद डिनायल मोड में हो सकते हैं। बट मैं मानती हूँ कि अराउंड 70 to 80% तो जागरूक हैं। सिर्फ 30 या 25-30% लोग हैं जो अभी भी डिनायल मोड में हैं, उनको लगता है हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन वायरस अमीर गरीब, यंग ओल्ड किसी को नहीं देखता, ना धर्म देखता है ना जाति देखता है। वायरस को जिसको इन्फेक्शन देना है वो देगा ही देगा। तो जागरूकता, वैक्सीनेशन
सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन ही हमें बचाएगा। ये 4-5 चीजें जो भी समझ लेगा वो इस बीमारी से बचा रहेगा। हमने अपने 1400 डॉक्टर को खोया है और कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है। अगर इस बात को हमारे देश के लोग 4 महीने में ही भूल गए हैं या 5 महीने में भूल गए हैं तो ये तो बहुत बड़ी गलती होगी हमारे लिए। अगर थर्ड वेव आती है तो उसका आई थिंक उसका जो नुकसान है हमारे पूरे देश को होगा और फिर लोगों को समझ आएगा कि हम उनको डरा नहीं रहे थे, हम समझा रहे थे। और नहीं बिल्कुल पुनीता जी, देखिए मैं तो पिछले 1.5 साल से लगातार आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूं, न जाने कितनी चर्चाओं में आप मेरे साथ बैठे, लेकिन फिर भी मुझे वही सवाल आपसे पूछने पड़ रहे हैं क्योंकि लोग ये समझने को तैयार नहीं। ग्राउंड पर हम लोग भी देख रहे हैं, डिनाइल मोड में हैं लोग, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो लोग समझें इस बात को। डॉक्टर शिव प्रसाद जी, पेरेंट्स बार बार ये सवाल पूछते हैं और स्पेशली हम लोग के भी कई कार्यक्रमों में जब वो जुड़ते हैं तो वो इन बातों को बार बार जोड़ते हैं, साथ में कहते हैं कि बच्चों को हम लोग कब तक आखिर इस तरीके से रखेंगे। हर बार हर 4 महीने 5 महीने के बाद इस तरह की स्थितियां बनती, बहुत उनको इरिटेशन होता है, बहुत चुनौतियों से वो लोग जूझते हैं कि बच्चों को हम लोग आखिर कैसे बाहर से बचाएं, क्या करें। ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या सलाह दे सकते हैं? देखो, मैं पेरेंट्स को यही सलाह देता हूँ कि जब तक बच्चों के लिए प्रॉपर वैक्सीन नहीं आ जाती है, बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते हैं, हमें उनका ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। और क्योंकि सरकार भी बीच में जैसे ही केसेस बढ़ते हैं तो उसी तरह से ये स्कूल्स बंद करने के लिए बोलती है, ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए बोलती है। हालांकि ये बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हमेशा घर पे बंद रहना, लेकिन कैसा है कि जान है तो जहान है। अगर क्या बच्चे आज की तारीख में क्योंकि असुरक्षित हैं और पहले से ही कहा जा रहा था कि अगर तीसरी वेव आती है तो बच्चे ही सबसे ज़्यादा मतलब उसके चपेट में आएंगे, तो मेरे ख्याल से ऐसे में बच्चे अगर घर पे रहेंगे तो ही सुरक्षित है। बाहर जाएंगे अनवैक्सीनेटेड है तो ऐसे में बच्चों को जो है तीसरी लहर ज़्यादा मतलब बच्चों के लिए घातक हो सकती है। इसलिए मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है और बच्चों को समझाना चाहिए और बच्चों को घर में ही रखना ज़्यादा जरूरी है। डॉक्टर प्रवीण जी, एक सवाल और है, ये भी लोगों की ही तरफ से दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं और खासतौर से मेरे भी कुछ लोग ऐसे जिनके साथ मैं कन्वर्सेशन करता हूँ, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि पेंडेमिक बार बार हम लोग इस चीज़ की जिक्र करते हैं। एंडेमिक कब होगा? ये कुछ रिसर्च, कुछ रिपोर्ट्स हम लोगों ने भी पढ़े हैं हाल के दिनों में, बड़े पब्लिश हुए, वो क्या बता सकते हैं? क्योंकि लोग वाकई में अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो देखिए, ओमाइक्रॉन जो है वो अपने साथ एक बहुत बड़ी बाढ़ तो लाया है, पर हो सकता है ओमाइक्रॉन अगर माइल्ड ही इन्फेक्शन रहा तो वायरस को पेंडेमिक से एंडेमिक करने में कारगर साबित हो जाए। क्योंकि हमने कुछ देशों में देखा है जहां जैसे फ्रांस जैसा देश है जहां 6-6.5 करोड़ की आबादी है और दिन के 2-2 लाख इन्फेक्शन हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही, डेथ नहीं हो रही, तो 2 महीने में तो इस तरह एक लार्ज आबादी उस वायरस से ग्रसित हो जाएगी। इसका मतलब ऐसे देशों में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और धीरे धीरे ये वायरस एक माइल्ड सा वायरस जो जान का खतरा नहीं करता है, आपको एक सिर्फ नाक कान गले का इन्फेक्शन करता है और कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है, जैसे आम फ्लू होता है, ऐसा वायरस बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे कि वायरस अब एंडेमिक हो गया। तो ये जो ओमाइक्रॉन की लहर है, ये हो सकता है कि इसके एंडेमिक होने का एक जरिया हो। और ये पहले भी ऐसा हुआ है कि वायरस एक सैलाब लाता है, माइल्ड इन्फेक्शन होता है और वो धीरे धीरे एक लार्ज पॉपुलेशन को इम्यूनिटी दे देता है, जिससे कि वायरस का जो ये प्रकोप है वो पेंडेमिक से एक एंडेमिक इलनेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी संभावना अभी भी है, पर फिर भी क्योंकि ये मौका है इसलिए रिट्रेट करना चाहूंगा, हमें वायरस को रोकने की फिर भी हर कोशिश करनी जरूरी है। चलिए प्रवीण जी, आपकी इसी बात के साथ, इसी पॉजिटिव नोट पे आज की चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। इंडिया न्यूज़ का मकसद आपको बिल्कुल भी डराना नहीं है, लेकिन हम आपके सेहत की परवाह करते हैं, इसलिए आपसे हम लोग बार बार इस बात की गुजारिश करते हैं कि पब्लिक प्लेस पर अगर जा रहे हैं, बहुत ज़रूरत हो तभी जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, मास्क का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार, आपका प्रदेश, आपका देश सुरक्षित बनेगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।